गुड आफ्टरनून। गुड आज जो स्टार्ट करना है बेटा, आज हमारा नया टॉपिक है बिजनेस रिस्क। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क बेसिकली होता है, कई बार देखो कंपनी को चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट प्रॉपर ना होने के चांसेस हैं कि यार कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है, कल के दिन प्रॉफिट होगा नहीं होगा, है ना। 100% श्योरिटी नहीं है। तो उसके लिए बेटा वर्ड यूज करते हैं बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस के साथ बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए हैं, बहुत सारी रिस्क कनेक्टेड है बिजनेस के साथ। क्लियर? उनके बारे में ही हमें आज पढ़ना है कि वो कौन कौन सी रिस्क है। सबसे पहले कहते हैं जो टर्म है बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन इनएडिक्वेट चांसेस हो सकते हैं, कि कल के दिन इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने के चांस हो सकते हैं कि यार पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, है ना। सो तभी उन्होंने वर्ड यूज किया बेटा कि द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। कई बार लॉस भी हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटीज होती है जो हमें पता नहीं है, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्या चांस होंगे, कैसे होंगे, वो सब चीजें। सो बेटा यहाँ से ध्यान एक चीज का रखना कि कल के दिन कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, हमें कहीं ना कहीं बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड होता ही होता है। सो उसको जो जो अनसर्टेन होता है, क्योंकि हमें पता है बेटा फ्यूचर पूरी तरह से अनसर्टेन है, नो वन कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, demand for a particular product may decline due to change in taste and preference of the consumer। कभी भी बेटा किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगी तो पूरी तरह से डिमांड चेंज हो सकती है, या मार्केट में कोई कंपटीशन बढ़ गया फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकती हैं। कहते हैं लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन, अगर डिमांड बहुत कम होगी तो उससे रिजल्ट्स इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स। सो इससे हमें कहीं ना कहीं सेल और प्रॉफिट में इफेक्ट होगा। इन अदर सिचुएशन, अगर हम किसी और सिचुएशन की बात करें, सो इन अदर सिचुएशंस कहते हैं इन अदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल की बेटा कमी है तो ऑटोमेटिकली पीछे से प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई जब कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस साथ साथ उसका बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाएगा। So the firm using these raw material will have to pay more for buying them। अब इन्हीं फर्म्स को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, और एज अ रिजल्ट कहते जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट, जो रिटर्न में कहते हैं प्रॉफिट कम कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, रिस्क इन्वॉल्व है। कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। बेटा दो तरह के रिस्क बिजनेस एंटरप्राइजेस फेस करती हैं, पहला स्पेकुलेटिव, दूसरा प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क ध्यान से समझना क्या होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क होता है बेटा जहां पर दोनों तरह तरह की सिचुएशन होती है। क्लियर? दोनों तरह की सिचुएशन मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो वहां पर दोनों तरह की सिचुएशन है, प्रॉफिट भी लॉस भी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला प्रॉफिट भी लॉस भी, मतलब जैसे हम बेटा लॉटरी, अगर मैंने एक लॉटरी परचेज की तो बेटा लॉटरी में दोनों तरह के दो स्पेकुलेटिव रिस्क है, कि भाई हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है, ये स्पेकुलेटिव है। प्योर रिस्क है जहां सिर्फ रिस्क ही रिस्क है, प्रॉफिट कोई नहीं होगा। जैसे फायर, फायर में सिर्फ रिस्क होगा, फायदा थोड़ा ना होगा अगर फायर लग गई, है ना। तो हमेशा जो कंपनी इंश्योरेंस करती है बेटा वो प्योर रिस्क पे करती है, जिसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है। प्योर रिस्क में मतलब आपको फायदा किसी भी एंगल से नहीं होगा। मैंने इंश्योरेंस करा ली, मेरी बाय चांस किसी चीज की नुकसान हो गया, मैंने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, तो बेटा इंश्योरेंस क्लेम लेने से मेरा जो लॉस था वो कवर हुआ, प्रॉफिट किसी भी एंगल से नहीं हुआ। सो कहते यहाँ पर दो रिस्क हैं, कौन कौन से बेटा, हमने बोला कि स्पेकुलेटिव एंड प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी होती है वहां, गेन भी हो सकता है एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जैसे लॉटरी। Speculative risk arise due to change in the market condition including fluctuation in demand and supply, कि जब कोई fluctuation हुआ demand and supply में उसकी वजह से हो सकता है। Change in prices और change in fashion and taste of customer, कि कल के दिन कोई प्राइस चेंज हो गया, कल के दिन फैशन में चेंज आ गया, कल के दिन टेस्ट कस्टमर का चेंज हो गया, वो सब। सो कहते
फेवरेबल मार्केट कंडीशंस जो होती हैं लाइकली टू रिजल्ट इन गेन। अगर आपकी फेवरेबल है मींस आपके फेवर में मार्केट कंडीशंस है तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे आपको गेन होगा, और अगर आपकी फेवर में मार्केट कंडीशन नहीं है तो वो वहां पर आपको लॉस होगा। Whereas कहते हैं unfavorable ones may result in losses. Pure risk involve only the possibility of loss or no loss. अब बेटा अगर आपने कार की इंश्योरेंस कराई तो या तो आपको लॉस होगा या आपको लॉस नहीं होगा। क्लियर? तो दो ही चीजें हो सकती हैं प्योर रिस्क में, या तो प्रॉफिट या सॉरी प्योर रिस्क में या तो लॉस या नो लॉस, यही होगा। प्रॉफिट का कहीं भी कोई चांस नहीं है, प्रॉफिट किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से प्रॉफिट होने के चांस नहीं है। सो ये ध्यान रखें। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज देखना बेटा, कहते हैं चांस ऑफ फायर। जैसे फायर, फायर में बेटा या तो क्या होगा, रिस्क होगा या नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। थेफ्ट, स्ट्राइक आर एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। सो देयर अकरेंस मे रिजल्ट इन लॉस, या तो लॉस होगा, whereas non occurrence may explain absence of loss instead of gain। नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा, गेन नहीं हो सकता, लेकिन गेन का कोई चांस नहीं है, गेन किसी भी एंगल से नहीं होगा, गेन का कोई भी एंगल से गेन होने के चांसेस नहीं। तो ये याद रखना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पेज। अब बात आई बेटा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितनी तरह के? जनरली बिजनेस रिस्क को चार मतलब नेचर हो गया कि मतलब एक तरह से इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रही हैं कि बिजनेस रिस्क है क्या। तो हम वो पढ़ रहे हैं कि नेचर मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि बिजनेस रिस्क है क्या, वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले बोलते हैं कि नेचर रिस्क को कहते हैं पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा हुआ है, बहुत सारी चीजों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला बिजनेस रिस्क बेटा वहां होता है जहां पर अनसर्टेनिटीज हो। अनसर्टेनिटी क्या मतलब क्या होता है? जहां हमें कल का पता नहीं है, हम बोल नहीं सकते कि ये चीज है कि नहीं है, हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर का है ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो बिजनेस रिस्क भी कहते हैं क्या है, तभी होता है जब चीजें अनसर्टेन हो या अनसर्टेनिटीज हो। तो कहते हैं अनसर्टेनिटी रेफर्स टू दी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में क्या होगा इसका अगर हमें नहीं पता तो वो अनसर्टेन है। जैसे फ्यूचर में नेचुरल क्लैमिटी बेटा, प्राकृतिक आपदा, कब अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, है ना, ये सब फायर हो, फायर लगे, किसी को कुछ नहीं पता। सो चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, किसी को नहीं पता कि कब प्राइस चेंज होगा, कब डिमांड चेंज होगी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्राइजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी और प्राइजेस कब कब चेंज होंगे, कैसे होंगे, किसी को नहीं पता। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कब कौन सी टेक्नोलॉजी बदल जाए, नो वन कैन प्रेडिक्ट, अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन ना, दीज आर आल्सो अनसर्टेन। And some of the example of uncertainty which create risk for business because the outcome of these future events are not known। हमें फ्यूचर इवेंट्स की इनकी आउटकम नहीं पता कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या चीज होगी। सो यहाँ पर तभी कह रहे हैं कि ये जो बिजनेस रिस्क है ये पूरी तरह से अनसर्टेन है, ये पूरी तरह से अनसर्टेन है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में कोई चीज कैसे होगी। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में कोई चीज अगर कोई कंडीशन होगी तो वो कैसे आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि जो बिजनेस रिस्क है वो तभी अराइज होता है जब अनसर्टेनिटी, जब पूरी तरह से हमें पता हो कि मतलब हमें ये पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो अनसर्टेन है। तो पहली बेटा नेचर ही आ गया। दूसरा कहते हैं, दूसरी चीज जो है वो ये है दैट रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है बेटा वो एक एसेंशियल पार्ट है, हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट होता है, वो क्या है, वो है रिस्क। क्लियर? रिस्क मतलब हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में जो रिस्क एसोसिएटेड रहता है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। क्लियर बेटा? यस तो सर। यहाँ से ध्यान रखें। हाँ जी बोलो। कहते हैं हर बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड तो बेटा है ही है। सो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें बेटा रिस्क तो होगा ही होगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। बेटा हाँ, रिस्क जो अमाउंट ऑफ रिस्क है
वो वेरी कर सकता है कि यार किसी में कम किसी में ज्यादा, वो वेरी कर सकता है, लेकिन रिस्क होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। रिस्क कैन बी मिनिमाइज, रिस्क को आप कम कर सकते हो, लेकिन रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को आप खत्म नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना। क्लियर? कि रिस्क को आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, लेकिन रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट पढ़ा बिजनेस रिस्क किस वजह से होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। सेकंड, रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। थर्ड, जो डिग्री ऑफ रिस्क है बेटा, वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। तो ये नेचर, जो नेचर है कि नेचर और साइज पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना होगा। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो रिस्क भी बड़ा होगा, अगर बिजनेस छोटा सा है तो बेटा रिस्क भी छोटा होगा। क्लियर? तो ये पूरी तरह से कहते हैं कि हाँ किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड साइज। कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखो आप ऐसे तरह के बिजनेस में डील कर रहे हो जिस बिजनेस में पेरिशेबल गुड्स है, मतलब जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो बेटा वहां रिस्क ज्यादा होगा, है ना। कहीं आप ड्यूरेबल गुड्स में डील कर रहे हो तो वहां रिस्क कम होगा। तो ये कहते हैं डिपेंड करता है किस पर, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नेचर एंड साइज पर, है ना। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एंड साइज of business, that is volume of production and sales, are the main factors which determine the amount of risk in a business। कि इस बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये डिपेंड करेगा बेटा साइज पर, कि बिजनेस का साइज कितना है, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपका कितना रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। यहाँ तक क्लियर? नाउ सो फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस इज डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स, क्योंकि उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, क्योंकि बेटा ये बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत तेजी से। सो अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज अ हायर रिस्क देन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज। कि लार्ज स्केल में थोड़ा रिस्क ज्यादा है और स्मॉल में उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो ये चीज भी ध्यान रखें। क्लियर बेटा? नाउ द लास्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बेटा अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। अगर हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क में हमें इन रिटर्न क्या हो रहा है, रिस्क में हमें इन रिटर्न मिल रहा है, हमें रिस्क में ही रिस्क का जो रिवॉर्ड है वो रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट। कहते हैं, बोला जाता है नो रिस्क नो गेन इज एन एग्रीमेंट, इज एन ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस हो, हर जगह ये अप्लाई होता है कि कहते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट नो गेन। सो ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा बोलो। हाँ जी वंशिका बोलो। सर बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि अगर हम रिस्क लेंगे तो उसकी वजह से सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बोलते हैं कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, ये एक ओल्ड सेइंग है। लोग, और है भी बेटा, जितना ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं, बड़ी, अब जियो ने कितना बड़ा रिस्क लिया, देखो देखो हजारों करोड़ रुपए लगाया, तो अब उनका प्रॉफिट भी हजारों करोड़ में होगा, क्योंकि उनका रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा है। अब छोटा सा रिस्क लोगे अगर आपने कोई 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉफिट भी आपको उतना ही कम होगा। सर बट अगर हम मतलब कि बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा लॉस भी तो हो सकता है। हाँ तो अनसर्टेन तो है ही, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई जितना, अब ऑब्वियसली आप रिस्क अगर लोगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों के चांसेस हैं, लेकिन प्रॉफिट, अब क्या होता है शेयर मार्केट में, आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा कल के दिन आपको जंप मिल सकता है। एक पर्सन ने क्या किया, 30 लाख रुपीज लगाए, रिस्क लिया, और एकदम से उसको रातों रात 10 लाख का फायदा हो गया, मतलब वो 30-40 हो गए। ऐसा भी होता है कई बार, वहां पे चांस ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट का। समझ रहे हो? ओके सर। कहते हैं हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, सो एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सो प्रॉफिट इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है रिस्क का, कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो मतलब अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका, प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। बेटा 1 मिनट वेट करना। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क।
बेटा जब भी हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क का कारण क्या है, हम जो अब पढ़ रहे हैं वो ये है कि बिजनेस रिस्क क्यों होता है। इसके बेटा टोटल 4 कॉजेज है। कितने कॉजेज हैं टोटल? 4। कितने हैं बेटा टोटल कॉजेज? 4। कहते हैं बिजनेस रिस्क बेसिकली अराइज होता है बेटा बहुत तरह के कारण से, लेकिन हमने इनको 4 में डिवाइड किया हुआ। एक तो नेचुरल कॉज, कल के दिन कुछ भी हो सकता है ना, नेचुरली कुछ भी हो सकता है बेटा, अर्थक्वेक आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, उसके बाद कल के दिन सुनामी आ सकती है, जैसे एकदम कोरोना आ गया, नेचुरल कॉज है, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ये सब बेटा नेचुरल कॉज है कि इनका प्राकृतिक कारण है कि ये इसकी वजह से भी हमें रिस्क हो सकता है कल के दिन बिजनेस में। दूसरा ह्यूमन कॉज, कई बार हम अपनी गलतियों से भी करते हैं, जैसे ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे किसी ने डिसऑनेस्टी को धोखा कर दिया, केयरलेस की वजह से आपको नुकसान हो गया, नेग्लिजेंस मतलब इग्नोर कर दिया बंदे ने वो काम, उसकी वजह से भी, स्टॉपेज ऑफ वर्क, काम रुक गया ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स की वजह से, दंगे हो गए, या मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से भी हो सकता है। क्लियर बेटा? ये न्यू है, इसका इसकी ट्रिक न्यू है, NHIEO। सो या तो ऐसे कर लो NEOH। क्लियर? यस सर। या इनो कर लो, ENOH, इनो ह्यूमन। नाउ इकोनॉमिक। अब बेटा इकोनॉमिक कारण भी हो सकते हैं, इसके इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं। कहते हैं दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। क्लियर? कंपटीशन प्राइस, कोई आपका कॉम्पिटिटर आ गया, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क हो सकता है ना। जैसे जियो के आने से बहुत सारी कंपनीज को रिस्क हुआ, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। नाउ कहते हैं डिमांड फॉर गुड, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर आपके पैसे ही नहीं दे रहे, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई एकदम, कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बोरिंग का, हाई टैक्सेस बढ़ गए, ये सब प्रॉब्लम। कहते हैं इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये सारी आती हैं एज द रिजल्ट इन हाई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अब बिजनेस को पता नहीं था कि यार एकदम से इतना चार्ज बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ने से, इन्फ्लेशन आने से, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा ये? इकोनॉमिक कॉजेज। क्लियर? यस सर। इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक कॉजेज होने के कारण आ रहे हैं। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? यस सर। उसके बाद लास्ट आ गया अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में कोई भी अनफोर्सीन, जैसे कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई, कोई टेक्नोलॉजिकल की वजह से चेंज हो गया, वो सब। कहते हैं दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर, मशीन खराब हो गई, सच एज द बस्टिंग ऑफ बॉयलर, एकदम फट गया, फ्लक्चुएशन हो गई एक्सचेंज रेट में, which lead to possibility of a business risk। कल के दिन उसमें भी रिस्क एसोसिएटेड है, उसमें भी रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं। इजी बेटा? इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, NHEO। क्लियर? या आप न्यू एच भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब हमारा आ गया स्टार्ट अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। बेटा जब हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जब तुम अगर बाय चांस तुम सोचो कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, बेटा तुम क्या क्या चीजें देखोगे, मुझे बताओ, बोलो। सो वहाँ की एरिया, जहाँ मतलब कि जो एरिया को जिस चीज की चीज सर मतलब मार्केट सबसे एरिया। पहले क्या देखोगे? सर मार्केट के पास होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखोगे कि बिजनेस किस चीज का स्टार्ट करना है ना। दूसरा क्या देखोगे? एरिया। एरिया की मार्केट देखोगे कि कहाँ स्टार्ट करना है ना। यस यस सर। और सर वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिलेंगे या नहीं। ठीक है, और क्या देखोगे? इन्वेस्टर सर। आप और ये भी देखोगे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल इजी हो गया। उसके बाद आप ये देखोगे क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, आप ये देखोगे क्या वहाँ लोग हैं, ये सब चीजें आप चेक करोगे, है ना। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है कि कभी भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या क्या फैक्टर्स देखोगे, क्या देखोगे, क्या क्या फैक्टर्स। कहते ध्यान से समझना
कहते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्स आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कहते हैं अगर आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी ह्यूमन एफर्ट लगा रहे हो, उसमें आप ये देखोगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको एम्प्लॉय करने हैं जिससे कि आप ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। मींस आपको वहां पर क्या क्या रिक्वायर्ड है जिससे कि आप कल के दिन कोई भी चीज अचीव कर पाओ। तो कहते हैं सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन बिजनेस डिपेंड लार्जली अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द स्टार्टर्स ऑफ अ न्यू बिजनेस टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम विद मिनिमम कॉस्ट। कहते हैं अगर सक्सेसफुल रिजल्ट तभी आएंगे अगर आप पहले तो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट कर रहा है बेटा वो उसके अंदर उसकी काबिलियत कितनी है, उसके अंदर क्या एबिलिटीज है। दूसरा कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे कम से कम कॉस्ट पर सॉल्व करता है, कि कैसे कम से कम खर्चे पर वो ज्यादा से ज्यादा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को देता है। क्लियर, ये चीज होगी। दूसरा, दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कंपटीशन इज वेरी टफ एंड रिस्क आर हाई। आजकल के टाइम में बेटा ये बहुत जरूरी है सोच समझकर कदम लेना, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। हर तरफ रिस्क ही रिस्क है, तो हर स्टेप को प्रॉपर उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को हर स्टेप प्रॉपर देखना कि कल के दिन कौन सी चीज कैसे करनी है, कब करनी है, कौन करेगा, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। So some of the problems which business firm encounter are of basic nature। कुछ बेसिक चीजें हैं जो फर्म को एनकाउंटर करनी पड़ती हैं, पूरी तरह से ब्लॉक करनी पड़ती हैं ताकि काम स्मूथली चले। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, अगर आपको फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, प्लान्स मस्ट बी मेड अबाउट द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले आप लोकेशन देखोगे कि यार मुझे कहाँ शुरू करना है, द पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, इक्विपमेंट्स हमें कौन कौन सी मशीनें चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए इसको पूरा करने के लिए, है ना। शॉप लेआउट क्या होगा, हम शॉप कैसे बनाएंगे, परचेजिंग एंड फाइनेंसिंग नीड्स क्या है हमारी, है ना, एंड हायरिंग ऑफ वर्कर्स फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कि अगर आपको ये बिजनेस पूरी तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, इस काम को करने के लिए आपको कितने मजदूर चाहिए, ये भी देखोगे। So these problems become more complex in a big business। बेटा जितना बड़ा बिजनेस होगा प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी। तो कहते हैं ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी। तो ये कहते हैं अभी हमें सब कुछ यही सोच समझ के करना पड़ेगा, सारी चीजें पहले से ही हमें देख कर चलनी पड़ेंगी ताकि कल के दिन लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो हाउएवर कहते हैं कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है, ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, तो ये बेटा टोटल 10 चीजें हैं। कितनी है टोटल, बोलो। 10 टोटल 10 चीजें हैं। क्लियर बेटा। yes नाउ कहते फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। पहला बेटा आप किस लाइन में जाना चाहते हो, जैसे आप फूड लाइन में जाना चाहते हो, आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हो, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आप इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो, आप कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो आपको लाइन ऑफ बिजनेस ढूंढना जरूरी है। द फर्स्ट थिंग to be decided by an entrepreneur is the nature and type of business to be undertaken। आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ही शी, जो भी बिजनेसमैन है, कहते he she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profits। तो कहते हम हमेशा हर पर्सन बेटा उसी इंडस्ट्री को खोलना चाहेगा जहां उसको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगे। सो द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट। ये तब देखा जाएगा कि भाई मार्केट में जो कस्टमर है वो क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या जरूरतें हैं, उसको देखते हुए हम बिजनेस ओपन करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी कि टेक्निकल नॉलेज कितनी चाहिए एंड इंटरेस्ट क्या है एंटरप्रेन्योर का, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने का मतलब मोटिव क्या है, उसको उसका मकसद कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना है उस चीज के लिए। क्लियर।
कि भाई अगर उसका ये बिजनेस उसे करना है तो उस बिजनेस में उसको इंटरेस्ट कितना है। सेकंड, साइज ऑफ द फर्म। कहते हैं सेकंड डिसीजन ये होता है कि साइज कितना होना चाहिए। अभी हम पहले स्मॉल स्केल में करें, मीडियम में करें या लार्ज स्केल में करें, तो साइज देखना भी जरूरी है। तो कहते हैं साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कहते हैं अब दूसरा डिसीजन ये आ जाता है कि कल के दिन आपने बिजनेस कैसे, कितने लेवल का, मतलब वो साइज कितना होना चाहिए। सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज। कुछ जैसे फैक्टर्स होंगे, कुछ एरियाज ऐसे होंगे बिजनेस के जहाँ स्मॉल के बेस पे तो कोई काम होगा ही नहीं। अगर लार्ज है तभी काम चलेगा, छोटे मोटे काम होंगे। जैसे अगर आपको आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलनी है तो बेटा वहां आपको बड़ी मशीन, बड़ा एरिया, सब कुछ बड़े चाहिए। वेयर एज अदर टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन। कई जगहों पे स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है। If the entrepreneur is confident that the demand for a proposed product is likely to be good over time and she can arrange the necessary capital for business, कि अगर उसे लगा, कहते हैं entrepreneur को, वो confident है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा इसकी आने वाले टाइम में डिमांड होगी होगी और मैं इसके लिए जो मुझे जरूरी चीजें हैं, वो जो जरूरी कैपिटल है वो भी मैं पूरी तरह से चूज कर पाऊंगा, तो ही शी will start the operation at a large scale। अगर उसको कॉन्फिडेंट है तो वो लार्ज स्केल पे काम को करना स्टार्ट कर देगा। If the market conditions are uncertain and risk are high, a small size business would be better choice। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जहाँ रिस्क ज्यादा है तो बेटा वहां पर उसको स्मॉल स्केल में खोलना, स्मॉल साइज में खोलना बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप उसे ग्रैंड लेवल पर खोलोगे तो वहां आपको नुकसान ज्यादा होने का चांस है, क्योंकि उसमें रिस्क एसोसिएटेड है, उसके साथ रिस्क कनेक्टेड है। नाउ द थर्ड वन, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप भी बेटा डिसाइड करनी जरूरी है। ओनरशिप मतलब आप पार्टनरशिप खोलना चाहते हो, आप मतलब पार्टनरशिप मतलब 2-3 बंदे जोड़ना चाहते हो, आप अकेले ओनर रहना चाहते हो, आप कंपनी खोलना चाहते हो, आप उसको किसी और तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हो, तो आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली खोलना चाहते हो, बिजनेस किस तरह का बिजनेस खोलना चाहते हो, ये भी एक पॉइंट है कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या होगा। सो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर होता है सिंगल ओनर, एक अकेला ओनर रहेगा। पार्टनरशिप भी सोच सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फुल फ्लेज कंपनी होगी, डायरेक्टर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सब होंगे, है ना। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कहते हैं हर फॉर्म के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। सो द चॉइस ऑफ द सुटेबल फैक्टर ऑफ suitable form of ownership will depend on such factors as the line of business, capital requirement, liability of owner। इन सबको देखते हुए आप चॉइस ऑफ ओनरशिप सेलेक्ट करोगे कि कल के दिन हम बिजनेस कैसा चूज कर रहे हैं, वहां पैसा हमें ज्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है। कहीं अगर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली हमें बंदे भी ज्यादा एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। हमें प्रॉफिट कल के दिन कैसे बांटना है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, कंटिन्यू कैसे रहेगा बिजनेस, ट्रांसफरेबिलिटी क्या रहेगी इंटरेस्ट की, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें बेटा देखी जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ द फर्म, तीसरा चॉइस ऑफ ओनरशिप क्या होगी कि ओनरशिप हम कैसे रखेंगे, सोल प्रोप्राइटर रखें या कुछ और रखें, है ना। फोर्थ आ गया लोकेशन, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। फोर्थ पॉइंट आ गया कि बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन क्या रहेगी। जैसे आप सबने भी कहा कि सर किस मार्केट में खोलना है, कहाँ खोलना है, क्या खोलना है, कौन खोलेगा, ये भी देखना है। सो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी कंसीडर होता है एट अ स्टेट ऑफ अ बिजनेस इज द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, कि आपको बिजनेस ओपन कहाँ करना है। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड, अगर कल के दिन आपने कोई भी गलत जगह बिजनेस ओपन कर दिया तो उससे बेटा आपको हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, आपका फालतू का खर्चा आएगा। मैंने कोई ऐसी जगह खोल दी जहाँ पे बिजनेस है ही नहीं, जहाँ बहुत कम काम है, तो वहां आपको खास भारी नुकसान होगा। So inconvenience in getting risk right kind of production inputs or serving the customer in the best possible way। अगर आप उसको प्रॉपरली सर्व नहीं कर पा रहे, जैसे आपने किसी जैसे बैकवर्ड एरिया में मर्सिडीज का शोरूम खोल दिया तो बेटा वहां तो चलने के चांसेस ही नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके जहां आप लोकेशन लो उसके आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पावर सप्लाई वहां पे होना चाहिए, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब कभी भी आप लोकेशन चूज करो तो वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं करनी। क्लियर। यहाँ से बेटा हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद फिफ्थ आ गया फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। यहाँ पर अब ये भी देखोगे कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है। कल के दिन अगर आपको काम करना है तो वहां पे आपको कितना पैसा चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए।
कहते हैं फाइनेंसिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड बिजनेस। कल के दिन अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मनी रिक्वायरमेंट तो है ही है ना, कितना पैसा आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ये यही फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन है। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, जैसे आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, करंट एसेट जैसे रॉ मटेरियल, बुक्स, डेट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, है ना, ये सब आप देखोगे। कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे, कैपिटल भी कहते हैं आपको रिक्वायर्ड है कल के दिन डे टू डे जो मीटिंग एक्सपेंसेस हैं, कि जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको करनी है कि कल के दिन हमें कितना पैसा चाहिए, कहाँ से वो पैसा आएगा, सोर्स फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी रेज्ड, और बेस्ट हम उसको यूज कैसे कर सके, मींस हम उसे परफेक्ट तरीके से कहाँ लगाएं, ये भी बेटा फाइनेंसिंग भी प्रपोजिशन में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिलेक्शन क्या ढूंढेंगे, लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, साइज देखेंगे, चॉइस करेंगे, फर्म की ओनरशिप क्या हो, लोकेशन क्या हो, फाइनेंसिंग प्रपोजिशन क्या हो। फिफ्थ आ गया सिक्स्थ पॉइंट आ गया फिजिकल फैसिलिटी। बेटा हम फिजिकल फैसिलिटी क्या देंगे, मतलब हमारे पास कितनी मशीन होगी, कितना लैंड होगा, मतलब एरिया कितना होगा वो, कि कल के दिन अगर आपने कल के दिन कोई भी, जैसे आप कोई फिजिकल फैसिलिटी क्या दे रहे हो कि वहां पे आपकी शॉप कितने बड़ी है कितनी छोटी है, वो सब। कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल क्या फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कल के दिन कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कि बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, है ना, ये सब। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर, अगर बिजनेस बड़ा तो बिल्डिंग बड़ी चाहिए होगी, बिजनेस छोटा तो बेटा आपको बिल्डिंग भी छोटी चाहिए होगी, फैक्ट्री मशीनें कम चाहिए होंगी, सारी रिक्वायरमेंट्स कम। सो ये कहते हैं डिपेंड करता है नेचर एंड साइज पर, और आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है कि ये एक साल में एक बार ही बनता है सामान, तो आपको बेटा ग्रैंड लेवल पर बनाना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट्स थे। इसके बाद 7 प्लांट लेआउट, कि आपका जो प्लांट मतलब आपका जो एरिया होगा जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे वो कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट मीन्स उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए अंदर। कल के दिन कोई कोई आपने जैसे अगर आपका कोई बेटा गैस, आपने कोई ऑयल रिफाइनरी खोलनी है, तो ऑयल रिफाइनरी के लिए आपको सारी जो अमेनिटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, कि भाई ये भी रिक्वायर्ड है। अगर कल के दिन करते हो तो गवर्नमेंट कहती है ये चीज होनी चाहिए ऑयल वालों में, कल के दिन आपको पूरे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ फायर का रिस्क ज्यादा होगा। तो वो प्लांट लेआउट आपको प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी हैव बीन डिटरमाइन, जब हम ये डिटरमाइन कर लेंगे तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा बेटा, एक लेआउट प्लान बनाएगा जो बताएगा कि हमें ये फैसिलिटीज बनानी है। लेआउट का मतलब फिजिकल अरेंजमेंट करेगा कि मशीन्स कैसे कहाँ क्या लगानी है, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए हमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्लियर, कि क्या चाहिए, कहाँ चाहिए और कब चाहिए। 7 8th आ गया कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। अब बेटा जो हमारे एम्प्लॉय होंगे वो हमें बहुत अच्छे चाहिए होंगे, कल के दिन वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो लेथार्जिक रहें, दिन भर सुस्ती दिखाएं, ऐसे नहीं होने चाहिए। एवरी एंटरप्राइज, हर एंटरप्राइज बेटा चाहती है कि उसके कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स हो टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, ताकि उनके जो वर्कफोर्स हो वो एनर्जेटिक हो, ताकि कल के दिन वो कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से कर सकें और वो कभी भी किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकें डिजायर्ड आउटपुट्स में। अगर आप चाहते हो कि कोई डिजायर्ड आउटपुट आए तो वो पूरी तरह से उन चीजों को गेन कर सकें। Since no individual entrepreneur can do everything himself, कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बेटा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। He she must identify the requirements of skilled and unskilled worker and managerial staff, उसे कहीं ना कोई काम करने के लिए स्किल्ड और मैनेजरियल स्टाफ को चाहिए ही चाहिए। क्लियर, सो प्लान बनाए जाते हैं बेटा कि हम एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ताकि वो कंपनी के लिए बेस्ट तरीके से काम करें। क्लियर। 9th आ गया टैक्स प्लानिंग। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है कि हम टैक्स प्लानिंग कैसे करें, कल के दिन हमें कैसे टैक्स पे करना है, किस तरीके से देना है, कब देना है, कहाँ हमें टैक्स बचा सकते हैं, है ना। तभी बेटा कंपनीज जानबूझ के अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें एसईजीज में बनाते हैं। स्मॉल एसईजीज होता है सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे मैंने बद्दी का एग्जांपल दिया था
ऐसे बैकवर्ड एरियाज में, ताकि क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है टैक्स की, गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे टैक्स 5-5 साल टैक्स फ्री, क्लियर, यहाँ 5-5 साल टैक्स फ्री देती है, तो गवर्नमेंट फिर कंपनीज अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। सो कहते हैं टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी, टैक्स प्लानिंग जरूरी है आज के दिनों में, बिकॉज देयर आर a number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of the functioning of modern business. ये हर तरह से कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं. So founder of business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on business decision. कल के दिन आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जहां पर टैक्स कम से कम लगे आपको, है ना, ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहोगे अगर आप ये भी पहले देख के चलोगे, कहीं पता लगे आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसमें आधा पैसा तो आपका टैक्स नहीं जा रहा है, तो ये चीजें आपको पहले से देखनी पड़ेंगी. लास्ट बेटा जब हम ये 9 के 9 पॉइंट्स देख लेंगे तो लास्ट में हम लॉन्च कर देंगे, एंटरप्राइज स्टार्ट कर देंगे. कहते हैं आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स हैव बीन टेकन, जब हम ये सारे डिसीजन ले लेंगे द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड, वो अब आगे जाएगा और कंपनी को लॉन्च कर देगा, which would mean mobilizing various resources, सब रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली जगह पे मोबिलाइज करेगा, यूज करेगा, जो जरूरी लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और सेल प्रमोटिंग कैंपेन, अपने प्रोडक्ट के बेचने के लिए जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है वो करनी शुरू कर देगा और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. तो बेटा ये आपका था फर्स्ट चैप्टर, जो हमने जो हिस्ट्री छोड़ के सारा कंप्लीट कर लिया. इसका हिस्ट्री पार्ट रहता है वो मैं उन्हीं बच्चों को कराऊंगा जिनके स्कूल में कराया गया है, क्योंकि सबको नहीं है, वो सब स्कूल्स में नहीं कराएंगे वो. क्लियर बेटा? तो ये था आपका आज का चैप्टर ओवरऑल. क्लियर? ये अब हम इसके साथ चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया.